घरों से ना निकले, कि लोग इस ऐप का अधिक से अधिक उपयोग करें ताकि मौजूदा संक्रमण से हम लोग लड़ पाए। आज ही डाउनलोड करें बाजार मोबाइल ऐप। घर में रहें, सुरक्षित रहें। आज कोविड-19 से पूरा विश्व और हमारा देश ग्रसित है। ऐसे में एक कल्याणकारी राज्य की सफल तस्वीर आ रही है झारखंड से। राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार ले रहे हैं लोक हितकारी फैसले। देखते हैं हेमंत सरकार की कुछ तैयारियों को। हर प्रकार के कार्ड धारक एवं बगैर कार्ड सभी परिवारों को मिलेगा भरपूर राशन। शहरों में खोले गए हैं सीएम किचन, दाल भात केंद्र, कम्युनिटी किचन, मुख्यमंत्री दीदी किचन, ताकि राज्य में कोई भी भूखा न रहे। क्वारंटीन केंद्र और आइसोलेशन वार्डों के पुख्ता इंतजाम। जमाखोरी और कालाबाजारी पर लगाए गए रोक। करेंगे कोरोना पर साथ मिलकर प्रहार, ताकि कोई न सोए भूखा एक भी रात। जन जन के साथ है हेमंत सरकार। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। साधना प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। कोटा में फंसे बिहार के छात्रों को लेकर सियासत जारी। राज्य सरकार पर बरसे पप्पू यादव। कहा छात्र और मजदूरों को वापस नहीं ला सकते तो सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। बिहार में नहीं थम रहा कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला। डाक बंगला स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यरत कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव। जांच में जुटा स्वास्थ्य विभाग। लॉकडाउन में परेशान लोगों के लिए सरकार कर रही हर संभव प्रयास। सरकार के प्रयासों पर भारी पड़ रहा राशन डीलरों की कालाबाजारी। नाराज ग्रामीणों ने डीलर के द्वारा बेचे गए चावल के साथ ठेला चालकों किया गिरफ्तार। जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र में लोगों को हो रही बिजली की समस्या। प्रखंड में बिजली नहीं होने के कारण बनी ब्लैकआउट की स्थिति। अंधेरे में डूबे प्रखंड के 242 गांव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और राहत भरी खबर आ रही है। धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, शहर के लिए आई है राहत भरी खबर। दोनों कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव। पीएमसीएच के कोविड वार्ड में से भर्ती। बड़ी और अहम खबर धनबाद से इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। दूसरी निगेटिव रिपोर्ट के बाद अस्पताल से मिलेगी छुट्टी। धनबाद शहर के लिए एक राहत भरी खबर आई है। 2 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट, यानी कि 2 जो कोरोना पॉजिटिव मरीज थे उनकी रिपोर्ट अब निगेटिव आ चुकी है। पीएमसीएच के कोविड-19 वार्ड में भर्ती थे। दूसरी निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। धनबाद से हमारे संवाददाता अमित सिन्हा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, धनबाद के लिए एक बड़ी अच्छी राहत भरी खबर आई है। 2 कोरोना पॉजिटिव जो मरीज थे उनकी रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। क्या कुछ पूरी जानकारी है इस मामले को लेकर अमित? देखिए, धनबाद के एक कुमारडुबी क्षेत्र में 15 तारीख को पुष्टि हुई थी, 15 अप्रैल को। उसके बाद 18 अप्रैल को धनबाद हीरापुर में पुष्टि हुई थी। इन दोनों जो कोरोना पॉजिटिव थे, इन लोगों की परसों सैंपल ली गई थी ट्रीटमेंट के दौरान, और जिसकी आज ये रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो राहत भरी खबर है कि इनका जो संक्रमण था वो लगभग लगता है खत्म हो गया है। धनबाद उपायुक्त ने बताया है कि चूंकि ये पहला टेस्ट है जब पॉजिटिव आने के बाद जो नेगेटिव आया है, तो 2-3 दिनों के बाद फिर से एक टेस्ट लिया जाएगा, और यदि उसमें भी नेगेटिव आती है, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति में पूरी तरह से संक्रमण खत्म हो गया है, तो उसके बाद उन्हें जो है घर के लिए छोड़ दिया जाएगा।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो राहत आई है ये धनबाद, ना सिर्फ धनबाद के लिए बल्कि झारखंड के लोगों के लिए भी राहत की बात है कि लोग यहाँ पे जो संक्रमित हैं उनमें जो है स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। जी बिल्कुल। अमित, अगर देखा जाए तो मौजूदा स्थिति धनबाद की क्या कहती है? और देखिए, मौजूदा स्थिति धनबाद की भौगोलिक स्थिति ऐसी है राना, ये बंगाल से घिरा हुआ क्षेत्र है। पुरुलिया, आसनसोल, दुर्गापुर और ये जो क्षेत्र है इससे पूरा घिरा हुआ एक तरह से क्षेत्र है। तो बंगाल के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, तो यहाँ पे लोगों का आना जाना पहले रहा था। उससे ये डर था कि बंगाल में जैसे संक्रमण ज्यादा फैला है कोरोना का, कहीं धनबाद में उसका प्रभाव ज्यादा ना पड़े। लेकिन चूंकि सीमाएं सील कर दी गई है तो ये असर अब फिलहाल जो है बढ़ता नहीं दिख रहा है, और दूसरे के बाद अभी तीसरा आया नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दोनों पॉजिटिव थे उनका नेगेटिव आया है। तो लोग भी यहाँ पे जागरूक हो रहे हैं। सुधार और जो अस्पताल प्रबंधन है यहाँ पे, हालांकि सुधार की जरूरत है हॉस्पिटलिटी में, लेकिन जो फिलहाल 2 मरीज मिले थे, सबसे बड़ी बात यही है। बिल्कुल, शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। झारखंड में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के दौरान रोजगार की एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो चुकी है। साथ ही अर्थव्यवस्था पर गंभीर संकट भी मंडराने लगा है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां लोगों के रोजगार छिन चुके हैं। सबसे ज्यादा समस्या अप्रवासी मजदूरों को वर्तमान में मदद पहुंचाने और उनके वापस आने के बाद उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने की है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और अप्रवासी मजदूरों को मदद पहुंचाने को लेकर सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, इस पर राज्य के वित्त मंत्री सह प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव से खास बातचीत की है हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन ने। सुनवाते हैं आपको। दौरान जो झारखंड के प्रवासी मजदूर बाहर फंसे हुए हैं या झारखंड के जो लोग हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हमारे साथ वित्त सह खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ यहाँ के लोगों के लिए और प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार की तरफ से खास किया जा रहा है। सरकार सबसे पहले तो जो आप लोगों ने नई स्कीम शुरू की है ताकि बाहर के लोगों को राहत मिल सके, एक डीबीटी योजना, क्या लगता है कि ये योजना कितना हद तक उनको फायदा पहुंचाएगी? लॉकडाउन एकाएक हुआ, जो जहां थे वहीं रुक गए या कहें कि फंस गए। अब बाहर जो प्रवासी मजदूर हमारे हैं, हमारे भाई हैं, बहन हैं, अब उनको दिक्कत होने लगी। लॉकडाउन में कारखाने बंद हो गए, खेतों में भी काम होना बंद हो गया, जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वहां भी बंद हो गया। अब सबको कह दिया गया मालिकों द्वारा कि आप चले जाइए, काम नहीं होगा। तो जहां तहां फंस गए, उनको दिक्कतें होने लगी। तो झारखंड सरकार ने हेल्पलाइन जारी किया। हम लोग को भी फोन आने लगा, बहुत से लोगों ने फोन किया हेल्पलाइन में। तो हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने ये फैसला लिया, 2 फैसला लिया। एक तो जहां ठहरे हुए हैं वहां के राज्य सरकारों से हम ये कहें कि उनको भोजन की व्यवस्था करें, रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था करें। तो बहुत से राज्य सरकारों ने हमारी अपील सुनी और भोजन की व्यवस्था और रहने की भी व्यवस्था की गई। इसके बाद हुआ क्या कि लोगों को और दिक्कत नहीं हो, इसलिए सरकार ने सोचा, हेमंत जी ने हम लोगों से चर्चा की और तय किया गया कि बाहर जो फंसे हुए मजदूर भाई, उनको 1,000 रुपया भेज दिया जाए। एक ऐप जारी किया गया, उसमें कहा गया कि अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, इसमें अपना इंफॉर्मेशन भेजिए। लोगों ने भेजा। ऐसे लगभग कल तक 2.5 लाख से ऊपर लोगों का इंफॉर्मेशन आया है और कल हम लोग 1,11,568 लोगों को 1,000 के हिसाब से दर से हमने राशि भेजी। जो बचे हुए हैं उनका वेरिफिकेशन चल रहा है, उनको भी इसी तरह से भेजेंगे। और अभी 29 तक बढ़ा दिया गया है इसके डेट को, इंफॉर्मेशन देने के डेट को। आज 25 हुआ, 4 दिन बाकी है। हम आपके मार्फत से अपील करेंगे, जितने भाई छूटे हुए हैं रजिस्ट्रेशन कराने में,
वो जल्दी से जल्दी आज दे दें, कल दे दें, ताकि हम पूरे के पूरे सभी को हम 1-1 हज़ार की राशि दे सकें और उनकी मदद कर सकें। अच्छा, सरकार की तरफ से एक लोगों से अपील भी की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और इसीलिए बाहर के भी मजदूरों को नहीं मंगाया जा रहा है, लेकिन इसको लेकर विपक्ष जो है काफी हंगामा कर रहा है, धरना पे बैठ रहा है कि बाहर से मजदूर नहीं मंगाए जा रहे हैं, स्टूडेंट नहीं मंगाए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ आप लोगों के चाहने से ही सारे लोग आ जाएंगे कि केंद्र सरकार की भी मदद इसमें चाहिए? देखिए, इसमें है कि अगर ये कर रहे हैं तो इनको अखबार पढ़ना चाहिए। अलग अलग राज्यों की सरकारों ने ये आग्रह किया है केंद्र की सरकार से कि इनको आने के लिए, अगर आना चाहते हैं तो आने की व्यवस्था की जाए। महाराष्ट्र की सरकार ने कहा है कि स्पेशल ट्रेन खोला जाए ताकि वहां फंसे हुए मजदूर जो हैं उनको उनके राज्य में भेजा जा सके। इसी तरह से और राज्यों ने भी कहा है कि आप केंद्र सरकार मदद करे हमारी और हम मंगाएंगे, हम चाहते हैं लाना। लेकिन दूसरी बात ये भी देखना होगा आपको कि लॉकडाउन में एक गाइडलाइन जारी किया गया है, उसमें यह है कि इंटर स्टेट, एक राज्य से दूसरे राज्य में गाड़ियों का मूवमेंट नहीं होगा। तो बताए ये लोग जो कह रहे हैं कि मंगाइए मजदूरों को, कैसे मंगा सकते हैं? चाहें भी तो नहीं मंगा सकते हम। कहा कि एक राज्य से दूसरे राज्य में हमारी गाड़ियां नहीं जा सकती, ये कैसे मंगाएंगे? ये जानबूझकर के ये लोग इस तरह से भ्रम फैला रहे हैं। उनको पता है सरकार केंद्र में है और उनको पता है कि गाइडलाइन इस तरह का है कि संभव नहीं है लाना किसी को, न छात्रों को, न ही बाहर फंसे बीमार लोगों को, और न ही मजदूर लोगों को। तो ये एक राजनीतिक के तहत कर रहे हैं, राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन लोग समझते हैं कि इसका राजनीतिक फायदा नहीं होगा। अच्छा, 284 करोड़ ही आप कह रहे हैं कि मिला है, वो जोड़ाते हैं कि 1500 कुछ करोड़ मिला है, तो क्या लगता है कि दोनों राशि में बहुत अंतर है? तो इतना अंतर कैसे आ सकता है अगर मिलेगा तो? नहीं, देखिए, उसमें मैंने स्पष्ट कहा है, हर कुछ खोल के रखा है। मैंने ये कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए आपदा प्रबंधन में 284 करोड़ भारत सरकार ने भेजा है, मैंने माना स्वीकार किया। अब उसी में कोरोना से लड़ने के लिए व्यवस्था की गई है, क्वारंटाइन करने के लिए, क्वारंटाइन में जो लोग रहेंगे उनके भोजन के लिए, ये टेस्टिंग के लिए, टेस्टिंग लैब चलाने के लिए, मेडिसिन के लिए, ये व्यवस्था कोरोना से संबंधित है, उसके लिए इतना ही राशि आया है। वही तो हम कह रहे हैं। हम इतने ही कह रहे हैं कि भाई हमको इतना में नहीं होगा, ये लड़ाई लंबी होने वाली है, जो स्थिति अभी चल रही दिख रही है देश में और यह पूरा विश्व में, तो इतना नाकाफी है हमारे लिए, किसी भी राज्य के लिए, खास करके तब जब हमारा जो रेवेन्यू है, आय है राज्य का, वो शून्य की ओर बढ़ रहा है। अब कुछ दिन के बाद शून्य हो जाएगा, सभी चीजें बंद हैं, गाड़ियां नहीं चल रही हैं, पेट्रोल डीजल नहीं बिक रहे हैं, वहां से वैट आता था, वैट से पैसा आता था, एक्साइज की दुकानें बंद हैं, सारा कुछ तो बंद है। तो आय तो हमारा होगा नहीं, तो भारत सरकार पर हमको निर्भर करना पड़ेगा। और भारत सरकार से हम बराबर अनुरोध अपील करते हैं, हमने कोई आलोचना नहीं की है, हम तो अपील करते हैं कि हमको मदद करे, उदारता के साथ मदद करे। बाकी जो पैसे हैं भारत सरकार जो भेजती है विभिन्न मदों में, वो तो कमिटेड मनी है, कमिटेड है, वो राशि फंड है। मान लो कि फर्ज कीजिए कि राशि मिली हमको रोड के निर्माण के लिए, पेयजल की व्यवस्था करने के लिए पूरे राज्य में, ये सब तो कमिटेड है, उसका थोड़ा इस पर खर्चा करेंगे हम, इस बात को समझना चाहिए। अब जीएसटी हमारे इनकम टैक्स का जो ये है हिस्सा है, वो आया है, तो उसको और मद में भी खर्चा करना है हमको, है ना। ये सब सारी चीजें हैं। तो हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम तो साफ बोल रहे हैं, हम तो सत्य जो सच है उसको बता रहे हैं। तो इनको लगता है कुछ अलग, ऐसा नहीं, सबका राज है। हम अभी सत्ता में हैं, आप विपक्ष में हैं, ये राज दोनों का है, इस बात को समझिए और राजनीति मत कीजिए। हम भारत सरकार, केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम तो अपील कर रहे हैं
कि हमको और राशि की जरूरत होगी। आप जो दिए हैं अभी वो नाकाफी है। सर, जो महंगाई भत्ते में केंद्र सरकार ने भी कटौती की है, नहीं देने की बात की है 1.5 साल 2021 तक, जनवरी तक, आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं और होने भी जा रहा है, तो क्या लगता है कि जो जिस तरह से राजस्व कम आ रहा है और खर्च ज्यादा होगा, राजस्व शून्य की ओर जा रहा है, आपने भी माना इस बात को, तो और भी कई ऐसे सेक्टर हैं जिसमें कटौती की जा सकती है? या आपने सही कहा, वही हम कर रहे हैं। हम शुरू से ही कर रहे हैं। जब से सरकार बनी है, वित्त मंत्री होने के नाते हम यही कह रहे हैं कि अभी के हालात में, जबकि खजाना खाली उस समय मिला था हम लोगों को, खजाना खाली है तो हमको अनाप शनाप खर्चा नहीं करना चाहिए, फिजूल खर्ची को रोकना चाहिए, तभी हम जरूरी चीजों को हम कर पाएंगे। उसी तरह से भारत सरकार को भी, उनका भी आय कम होगा, नहीं होगा सो बात नहीं है, उनका भी आय होगा, तो उनको चाहिए कि जो फिजूल खर्ची है अभी जिसकी जरूरत नहीं है, बुलेट ट्रेन मान लीजिए, उदाहरण ले लीजिए बुलेट ट्रेन के, अभी क्या जरूरत है, अभी रोक दीजिए उसको, मत कीजिए, उस पर खर्चा कीजिए। इस तरह से और भी योजनाएं वो चला रहे हैं जिसकी जरूरत आज के दिन में नहीं है। आज के दिन में कोरोना से लड़ना है, लोगों को जीवन बचाना है, और इतना ही नहीं, जीवन बचाने के लिए भविष्य में रोजगार को फिर से शुरू करना है। ये चीजें हमारे प्रायोरिटी की हैं। हमारे लिए बुलेट ट्रेन चलाने की, उसको बनाने की प्रायोरिटी नहीं हो सकती है, प्राथमिकता नहीं हो सकती है, तो उसको खत्म करें ना, हम भी करेंगे। हम भी जो फिजूल खर्ची है राज्य में उसको रोकेंगे, नहीं होने देंगे, और जो जरूरी चीजें हैं, जो भी आय हमको मिलेगा, भारत सरकार भी देगी उसको, उसी मद में खर्चा करेंगे जो जरूरी होगा। सर, अर्थव्यवस्था, कोरोना के बीच, तमाम बातों के बीच एक सबसे ज्यादा अभी चर्चा में है, वो है कि धर्म को लेकर आप देखते होंगे कि कोरोना इस धर्म के द्वारा लाया गया, कोरोना इस समुदाय विशेष के द्वारा लाया। क्या मानते हैं कि अभी के लड़ाई में ये उतना वाजिब है इस पे चर्चा जितना हो रहा है? देखिए, ये हम कहेंगे ये नादानी हो रही है, हाँ ना, नादानी हो रही है। देखिए, अभी समय है कोरोना से लड़ने का, समाज में सौहार्द रखने का, देश को एक रखने का। अभी धर्म कर्म की बात नहीं होनी चाहिए, ये राजनीति का समय नहीं है। इलेक्शन आएगा 5 साल के बाद, 4.5 साल के बाद, आप राजनीति कर लीजिएगा, लेकिन आज एक होइए। चीन से शुरू हुआ बीमारी, हम तो नहीं देख रहे हैं कोई चीन को कोई आलोचना कर रहा हो। चीन से सामान मंगा रहे हैं हम लोग, मंगाना चाहिए, हमारे पास नहीं है तो मंगाएंगे किसी देश से। लेकिन ये तो सच है ना कि चीन से आया है, वुहान से शुरू हुआ है ये, तो हम उसको छोड़ करके अब दूसरे धर्म के लोगों को हम गालियां दें, आलोचना करें, उचित नहीं है। इस समाज को बांटने की हो रही है बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज को नहीं बांटे, हम लोग सब मिल करके हम लोग देश को मजबूत करें। देश तभी मजबूत होगा जो समाज एक रहेगा, और समाज एक तभी होगा जो हम धर्म में लोगों को नहीं बांटें। एक अंतिम सवाल है सर, वित्त मंत्री के साथ साथ आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का भी दायित्व निभा रहे हैं। आपकी पार्टी भी सेवा भाव में लगी हुई है और तमाम तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि पार्टी की तरफ से कितना फायदा हो रहा है कि ताकि सरकार को भी इसका लाभ मिले? देखिए, सरकार को अपना काम, योजना चला रही है, खाद्यान्न वितरण हो रहा है, दवाओं की व्यवस्था हुई है, ये टेस्ट लैब खोले जा रहे हैं सरकार की ओर से। हालांकि केंद्र सरकार को उतना सहयोग नहीं मिल पाया, सहायता नहीं मिल पाई जितना कि हमें उम्मीद थी और जरूरत थी। उम्मीद इसलिए थी कि हमको जरूरत है, इसलिए उम्मीद करते हैं, लेकिन उतना नहीं मिल पाया है अभी। लेकिन कांग्रेस ने जो किया है, सोनिया जी की सोच, राहुल जी की सोच के आधारित, उन्होंने देखा कि लोग अभी तकलीफ में हैं। देखिए, शुरू से ही कांग्रेस संकट के समय में लोगों के साथ दिखती है, आज भी दिख रही है। ये सोच हमारे बड़े नेता सोनिया जी की, राहुल जी की है, और बड़े नेता हैं उनकी भी है, सबके इसमें सोच शामिल है कि संकट के समय में हम एक दिखें। सरकार दे रही है, मान लीजिए 95 लोगों को खाद्यान्न दी, 5 लोग बचे रहे, तो हमारा दायित्व है, कांग्रेस पार्टी का दायित्व है कि हम उन 5 लोगों को भी खाद्यान्न बांटें और उसको भूखा नहीं रखें। वही हम कर रहे हैं कि हम लोगों के साथ दिख रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं, जो जरूरतमंद हैं। सरकार की सहायता अगर नहीं पहुंच पा रही है तुरंत, तो हम उनको तुरंत पहुंचा रहे हैं।
तो सरकार प्रवासी मजदूरों के साथ साथ हर चीज पे ध्यान दे रही है, खासकर अर्थव्यवस्था को भी ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद सबसे बड़ी जो समस्या आएगी वो अर्थव्यवस्था को ठीक करने की आएगी और सरकार के सामने ये एक बड़ी चुनौती भी होगी, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जो प्रवासी लोग झारखंड में प्रवेश करेंगे उनको देखना और उनके लिए रोजगार पैदा करना भी एक बड़ी समस्या होगी। तो सरकार और पार्टी के स्तर पर तमाम पहलुओं पर विचार किया जा रहा है और उससे कैसे निपटा जाए इस पर भी निर्णय लिया जा रहा है। सहयोगी कुणाल के साथ राजीव रंजन, साधना न्यूज, रांची। इसी बीच एक बड़ी खबर पटना से आ रही है, उसका रुख करेंगे। आपको बता दें कि पटना से एक बड़ी खबर, अहम खबर, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। बक्सर के 2 मरीजों की गलत रिपोर्ट की गई थी जारी। 2 मरीजों को कोरोना पॉजिटिव किया गया था घोषित। स्वास्थ्य विभाग ने अपनी गलती मानी। इस पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता अजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, अगर बिहार के अंदर है तो ऐसी गलतियों को माना जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग गलत रिपोर्ट भी जारी कर देता है, ऐसे के दम पर ही हम कोरोना से जीतेंगे? प्रधान सचिव हैं स्वास्थ्य विभाग के, उन्होंने ये बात स्पष्ट की है कि जब ये काउंटिंग के लिए हमारे पास पूरा आया था तो उसमें से 2 ऐसे मरीज जो बक्सर में पहले ही पॉजिटिव हो चुके थे, उनको फिर से इस काउंटिंग में इंक्लूड कर लिया गया, जो एक तरह से कहें क्लरिकल एरर था, ना कि एक मेडिकल एरर था। यानी जांच में कुछ ऐसा नहीं आया था कि नए मरीज आए हैं, बल्कि यूं कहें कि जो पहले जो 2 मरीज थे पॉजिटिव वो फिर से जोड़ लिया गया, जिसकी वजह से ये गलतफहमी हो गई। हालांकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से एक तरह से माफी भी मांग ली, कहा कि हमारी तरफ से भूल है और इस भूल के लिए हम क्षमा है, आप कृपया करके इसको करेक्ट कर लें। लेकिन एक प्रश्न उठता है, उसके ठीक थोड़ी देर के बाद 4 और मामले आते हैं, तो उन्होंने भूलवश ही सही की होगी, लेकिन 4 नए मामले आने के बाद आंकड़ा वहीं नहीं रहा और आगे भी बढ़ गया। एक बात और सबसे इम्पोर्टेंट आपको बता दें, जो प्रधान सचिव है उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा स्वास्थ्य विभाग के कि देखिए अभी जो स्थिति है एकाएक केसेज आने शुरू हुए हैं और केसेज आने शुरू हुए हैं, इस कारण से थोड़ा सा जो कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन अभी हमारा पूरा का पूरा फोकस जो है वो ट्रेसिंग पे है, बैक ट्रेसिंग पे है, जिससे ये पता चल सके कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें कवर किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें लेकिन अजय इस गलती में जिम्मेदार कौन है? अजय देखिए, इसके लिए जो सरकार की तरफ से जो एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है उसके लिए क्लरिकल एरर ही बताया जा रहा है, लेकिन ये क्लरिकल एरर जो है इतने बड़ी महामारी में होना निश्चित रूप से सिस्टम पे जो है एक सवाल जरूर खड़ा कर रहा है कि आप किस तरह से करेंगे। क्योंकि अगर आपको बता दें, इससे पहले भी एरर हो चुका है, इस तरह के एरर हो चुके हैं। प्रधान सचिव के लेवल से जो आंकड़े जारी किए जाते थे वो स्वास्थ्य मंत्री के आंकड़ों से अलग होता था, तो इस तरह के एरर्स होते आए हैं और हमें लगता है कि सरकार को इस बात को देखना होगा कि जो रिपोर्टिंग सिस्टम है उसमें कहीं ना कोई ऐसा ना हो कि कोई एक ही चीज को बार बार जोड़ ले या कहीं पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाए। एक और चीज और ऐड करना चाहेंगे कि पिछली बार एक और काम हुआ था कि टेस्टिंग भी गलत हुई थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया अजय आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे, सजग रहेंगे, रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक कान मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है।
बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामानें हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लेकिन इसी बीच रांची से एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे, जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा एक बार फिर से देखा गया। रांची से कोरोना के 4 मरीजों की हुई पुष्टि। चारों मरीज राजधानी के निवासी। इसी पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, लगातार ये इजाफा देखा जा रहा है, चारों और मरीज निकलकर सामने आए हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है राजीव? जी देखिए, दिन प्रतिदिन जैसे जैसे जांच हो रही है, झारखंड में मरीजों की संख्या जो है कोरोना पॉजिटिव वो बढ़ते जा रही है। और इसी क्रम में आज जो रांची में जांच हुई है तो कुल जांच में से 4 जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। 3 वही हॉटस्पॉट का जो इलाका है हिंदपीढ़ी का, वहीं से 3 मरीज हैं, जबकि एक मरीज आज हिंदपीढ़ी से निकल के बाहर कांटा टोली के जो पुष्टि हुई है वो कांटा टोली इलाके के हैं। तो आखिर ये जो बिल्कुल राजीव, लगातार इजाफा हो रहा है, 63 लोग हो चुके हैं कोरोना संक्रमित। आखिर क्या कुछ एहतियात के तौर पर बरता जा रहा है? बाद हिंदपीढ़ी के बाद ये दूसरा केस है जो बाहर निकला है। तो अब लोगों को ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और एरिया भी बढ़ते जा रहा है हिंदपीढ़ी से निकलकर। जी शुक्रिया राजीव, आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अभी हम बात भी कर रहे थे अपने संवाददाता से, उन्होंने भी बताया कि झारखंड में कुल संख्या 63 हो चुकी है। रिम्स के निदेशक ने आंकड़ों की पुष्टि की है। लगातार ये इजाफा होता जा रहा है, चिंता का विषय जरूर बनता है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।